हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। सो आज की वीडियो है इंग्लिश पेडागोजी, जिसमें हम करने वाले हैं CCE के बारे में, यानी कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। सो इससे फर्स्ट पार्ट में हमने इवेलुएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। ये वही चैप्टर है, बस उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें CCE के बारे में पढ़ना है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पहले हम CCE के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि भाई इवैल्यूएशन को हम किन किन टेक्निक से इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी बच्चे को। देन उसके बाद सारी टेक्निक्स के पढ़ने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से बेस्ड। सो ये हमारा पूरा आज का शेड्यूल रहेगा, मतलब वीडियो का किस तरीके से हमें पढ़ना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी जितनी भी वीडियोस होती हैं हमारे चैनल की, उसकी PDF फाइल आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। CTET का एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा, आपको एकदम से डेट बता दी जाएगी। सो थोड़ा थोड़ा आप इसकी प्रिपरेशन अभी भी करते रहें, बिल्कुल उसको ना छोड़ें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड अपना फीडबैक देना हमें बिल्कुल ना भूलें, वीडियो आपको कैसी लग रही है। सो फर्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट इज CCE, कि भाई CCE की फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो ये रिफ़र करता है स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन को किसी भी बच्चे की, दैट कवर्स ऑल फीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। भाई जो आपका CCE है यानी कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, मतलब आपका किसी भी तरीके का अगर मूल्यांकन हो रहा है तो वो पूरा स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए। मीन्स क्या है इसका मतलब, आप अगर बच्चे का जो है वो मूल्यांकन कर रहे हो तो आप स्कूल में ही करोगे। स्कूल में जो बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं के द्वारा मूल्यांकन बच्चों का किया जाए। इससे जो है वो टीचर को हेल्प मिलती है, बिकॉज टीचर ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहले भी रखता है। सो अगर टीचर ही उनका इवैल्यूएशन करेगा, ध्यान देगा कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है, कैसा वो सीख रहे हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। इसलिए जो CCE रेफ़र करता है एक ऐसे सिस्टम को जो कि आपका मूल्यांकन करेगा स्कूल बेस पे, यानी बाहर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगी। आपका जो भी एनवायरनमेंट, जो भी आपको जज करेंगे वो सारे आपके स्कूल के अंदर ही आपको जज किया जाएगा। आपको स्कूल को बाहर नहीं लेके जाएंगे कि भाई स्कूल के बाहर आपको लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कोई और आके आपका इवैल्यूएशन कर रहा है। सो CCE पैटर्न में पहली बात तो ये सिस्टम जो है वो किया जाता है। अब हमें समझना क्या है कि भाई CCE में एक तो वर्ड आया है कॉन्टीन्यूअस और एक आया है कॉम्प्रिहेंसिव। इन दोनों वर्ड की मीनिंग को पहले हमें अच्छे से समझना है, इसका मतलब क्या है। सो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने एक अच्छे से तरीके से इसको रखा हुआ है। तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब है रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर। मतलब आपको क्या करना है, बच्चे की कोई भी एक्टिविटी आप करा रहे हो तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए ही बच्चे की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं कि भाई वो कितना सीख रहा है या उसकी परफॉर्मेंस कैसे। तो आपको पूरे साल रखना है, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि आज आपने किया उसका कोई एक्टिविटी की आज आपने, और उसको 5-6 महीने बाद फिर दूसरी एक्टिविटी आप करा रहे हो। आपको कोई भी चीज़ करनी है तो क्या करनी है, रेगुलर रखनी है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, आपको सतत सतत इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो आपको वो कंटिन्यू करना है ताकि बच्चे की हर एक स्टेप पे उसका इवैल्यूएशन हो सके, और हर एक स्टेप पे अगर कुछ बच्चे को समझ नहीं आ रहा या उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं और फिर उसको रेमेडी भी टाइम पे दे सकते हैं। वरना आपको 5-6 महीने बाद जाके पता चला है कि बाप ने जितना 5-6 महीने में कराया है वो बच्चे ने बिल्कुल नहीं समझा, उससे कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब आपने इवैल्यूएशन ही नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बोला जाता है कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होना चाहिए। जैसे आपने आज लेसन किया, लेसन के बाद भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हो बच्चे का, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वो लेसन बच्चे को कितना समझ में आया है या उस लेसन में बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसलिए कॉन्टिन्यूस हमेशा इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, पूरे साल रेगुलर आपको रखना चाहिए। सो कॉन्टिन्यूस का मतलब तो ये होता है रेगुलर रखना। सेकेंड आता है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव। सो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्कीम अटेम्प्ट्स टू कवर बोथ द स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे W आएगा ग्रोथ में, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है।
सो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है आप सिर्फ बच्चे के एक एस्पेक्ट को नहीं लेके चल रहे हो, आप पूरा बच्चे के बारे में जान रहे हो, पूरा उसका जो है वो आप कह लीजिए उसकी ग्रोथ है, पूरी डेवलपमेंट है, और कौन से स्तर पर, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक। देखिए, स्कोलेस्टिक का मतलब होता है जो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें हैं, जैसे वो पढ़ाई लिखाई में कैसा है, वो क्वेश्चंस किस तरीके से अटैम्प्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो स्कोलेस्टिक में आती हैं। को स्कोलेस्टिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लाइक वो गेम्स में कैसा है, अगर वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट ले रहा है तो म्यूज़िक में कैसा है, पेंटिंग में कैसा है, ऑल अदर एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करता है। तो उसके हर एक चीज़ को देख रहे हैं बच्चे को, सिर्फ पढ़ाई लिखाई को ही नहीं देख रहे कि भाई पढ़ाई लिखाई में 90% ला रहा है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर सारी चीज़ें देखी जा रही है कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व रहता है, कितना अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो वो होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन। सो अब आपको पूरा इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन पूरा होता क्या है। ये पूरा स्टूडेंट के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, उसके लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। और सीबीएसई ने इसको 2009 में इंट्रोड्यूस किया था कि भाई 2009 में ये इसको लेके आया था सीबीएसई अपने किसमें, करिकुलम में। सो अब इसका मीनिंग तो आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई है क्या ये, अभी क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, कॉन्टिन्यूस अगर आप इवैल्यूएशन बच्चे का कर रहे हो तो एक हर एक एस्पेक्ट पे उसका इवैल्यूएशन हो जाता है। सो पढ़ाई लिखाई भी आप ध्यान दे रहे हो बच्चे को, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे भी आप ध्यान दे पा रहे हो, तो यहाँ से बच्चों का हम पूरा का पूरा डाटा जो है वो रख सकते हैं। और अगर कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कहीं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ में भी हमें समझ आ जाती है कि बच्चे ने कहाँ गलती करी है, कहाँ उसकी प्रॉब्लम है, कहाँ डायग्नोस करना चाहिए, कहाँ उसे रेमेडी देनी चाहिए। तो इससे बच्चे का डाटा कलेक्ट करने में भी आसानी होती है, ताकि हम टाइम पे उसको रेमेडी दे सकें, और बच्चे को भी हेल्प मिल जाती है कि वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। इसके लिए सीसीई पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ी सी इसकी खास बात हो गई। आगे बढ़ती हैं, अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ एवेलुएशन, यानी जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसकी क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करके हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बच्चे को, रेटिंग स्केल हो सकती है, सोशियोमेट्री कर सकते हैं, इंटरव्यू, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो, ये सभी हमें अभी डिटेल से पढ़ना है। सो डोंट वरी, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया है सिर्फ ऐसे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये आपको पढ़ना है सारी टेक्निक्स जितनी यहाँ पे लिखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेक्निक से, दैट इज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछना। भाई प्रश्न पूछने से आपको पता चल जाता है, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ाया तो उसके बीच बीच में आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो एक तो बच्चे चैप्टर पर अच्छे से ध्यान देंगे, और यहाँ से टीचर को समझ भी आ जाएगा कि भाई बच्चा क्या सोचता है, किस तरीके से वो आंसर को दे रहा है, या आंसर नहीं दे पा रहा तो प्रॉब्लम क्या है। तो क्वेश्चंस आर द फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टूल फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट चिल्ड्रन नो, थिंक, इमेजिन एंड फील। तो एकदम से फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चंस तो कभी भी पूछ सकते हो, तो इससे पता चल जाता है कि बच्चा ने क्या जानता है, क्या वो सोचता है, क्या वो इमेजिन करता है, और क्या वो फील करता है। तो ये सारी चीज़ को फाइंड आउट करने में क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करते हैं। क्वेश्चंस आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लाइक एस्से टाइप क्वेश्चन जो बहुत लंबे लंबे वाले होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट जो एक लाइन के होते हैं क्वेश्चंस, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, वहाँ पे आपको चूज़ करने होते हैं। तो हर एक टाइप का क्वेश्चंस होता है। आपने देखा होगा जब आप एग्ज़ाम पेपर लिखते भी हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर हर चीज़ जानना चाहता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि आप वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, आपकी जो लैंग्वेज आप कैसे यूज़ कर रहे हो, या आपकी जो थिंकिंग है, आपकी सोच है, वो किस तरीके से आप उस अपनी थिंकिंग को वर्ड्स पे कितना उतार पा रहे हो। उसके लिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जी उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं कि अगर आपको जानना है कि इस बच्चे ने बिल्कुल एक्यूरेट कितना पढ़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बिल्कुल एक्यूरेसी आती है। अब आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ सब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता चल जाता है किसने कितना पढ़ाई करी, किसने कितना नहीं करी, बिल्कुल एक्यूरेट आप वहाँ पे चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, क्वेश्चंस तो आप समझ ही गए होंगे।
इवैल्यूएशन करने के लिए बहुत ही एक फ्रीक्वेंटली टूल हो जाता है हमारा क्वेश्चन से। सेकेंड आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है भाई, आप बच्चे का पूरा जो चीज़ें हैं बच्चे को बहुत देखते हो पहले, ठीक है, मतलब पूरा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें बच्चे को ऑब्जर्व करते हो कि वो कैसे क्लास में पढ़ रहा है, कैसे अपने पीयर ग्रुप में है, मतलब अपने साथ वालों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कितना वो अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब हम पूरा दिन बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। हम एक दिन में भी कर सकते हैं, 2 या 3 दिन में भी काम कर सकते हैं। उसकी हेल्प से फिर हम इवेलुएट करते हैं भी, फिर हम बच्चे को बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है या ये बच्चा एवरेज है। तो इस तरीके से फिर हम उसको बाद में ऑब्जर्व करके उसका रिजल्ट देते हैं। सो इसमें देखिए वही चीज़ें लिखी है, इन ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड इज कलेक्टेड इन अ नेचुरल सेटिंग इन एंड आउटसाइड द क्लासेस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लास के अंदर भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो पढ़ाई वढ़ाई कैसे कर रहा है, क्लास के बाहर ऑब्जर्व कर सकते हो गेम्स कैसे खेल रहा है, अदर एक्टिविटीज़ कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के हमें बच्चे के बारे में पता चल जाता है कि कितना वो घुलता मिलता है सभी से, कितनी वो बातचीत करता है सभी से, कितना वो अच्छा उसका बिहेवियर है। तो ऑब्जर्वेशन से हमें ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं बच्चे के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में देखिए आपको रेट किया जाता है कि आप कोई चीज़ को कितना अच्छे से कर रहे हो, कितनी बार उस चीज़ को बार बार कर रहे हो। यानी इसमें पढ़ लेते हैं, रेटिंग स्केल्स अलाउज टीचर्स टू शो द डिग्री और फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर्स, स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज डिस्प्लेड बाय द लर्नर्स। यानी लर्नर्स की जो स्ट्रेटजी है, जो उसके स्किल्स है, जो उसका बिहेवियर है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके डिग्री को क्या करता है, शो करता है रेटिंग स्केल। यहाँ पे मतलब आपको रेट किया जाता है, आपको 1 to 10 में रेट कर देते हैं भाई। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप किसी मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप पूरी सर्विसेज हो जाती है, आप वहाँ पे हर सर्विस वहाँ पे ले लेते हो, आप खाना पीना खा लेते हो, रुक लेते हो, उसके बाद वो कहते हैं कि प्लीज़ आप हमें रेट करना कि कितना हमने अच्छा किया है या कितना आपको हमारे होटल में आके अच्छा लगा है। तो वहाँ पे या तो स्टार में रेटिंग हो जाती है, ठीक है, कि आप 5 स्टार्स दे दो तो किसका मतलब बहुत अच्छी रेटिंग है, 2 स्टार दे दोगे तो अच्छी नहीं है, 1 स्टार बिल्कुल ख़राब है। तो इस तरीके से वहाँ पे आप रेटिंग कैसे देते हो कि वहाँ पे चीज़ें कैसे हो रही हैं। इस तरीके सेम ये सिचुएशन बच्चों के साथ है। यहाँ पे आप बच्चों को रेट करते हो कि भाई उसने कितनी बार वो चीज़ें अच्छी करी हैं, उसकी कैसा, उसके बिहेवियर में कैसे फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, अच्छा है बुरा है। तो रेट किया जाता है सिर्फ यहाँ पे बच्चों को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री सोशल से रिलेटेड है। सोशल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे सामाजिक। यानी यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं कि बच्चे का सोशल रिलेशनशिप कैसा है, यानी वो समाज में कैसे लोगों से बातचीत कर रहा है या अपने साथियों के साथ उसका कैसा संबंध है। तो ये इवैल्यूएट किया जाता है सोशियोमेट्री में। इसे डेवलप्ड किया गया था जैकब एल मोरेनो के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। साइकोथेरेपिस्ट हैं ये एक, जैकब एल मोरेनो, इनके द्वारा सोशियोमेट्री को डेवलप किया गया था। तो ये ध्यान रखना साइकोथेरेपिस्ट का नाम। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, मान लीजिए जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर बनाया जाता था, तो मॉनिटर बनाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 3 बच्चे हैं इस तरीके से, ठीक है, मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको ABC। तो 3 बच्चों को खड़ा करा है कि भाई मॉनिटर बनेंगे, इसके लिए आप वोटिंग कर लीजिए, ठीक है। अब जिस बच्चे का अच्छा क्लास में रिस्पॉन्स होगा या जिस बच्चे का अच्छा सभी के साथ इंटरेक्शन होगा, उसके पास वोट ज़्यादा आ जाते हैं। मान लीजिए ए वाले को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो ए वाला मॉनिटर बन जाता है। तो वही होता है कि फिर ए वाला मॉनिटर क्यों बना है, क्योंकि उसका सभी के साथ अच्छा रिलेशन है। बी वाले का को इतने ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, सी वाले को तो सिर्फ 1 या 2% वोट मिले थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी वाला बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं होता किसी के साथ, वो सिर्फ अकेले अकेले रहना पसंद करता है। तो यही होता है, सोशियोमेट्री से हमें पता चल जाता है कि सोशल रिलेशनशिप बच्चों का कैसा है। आगे बढ़ते हैं, 5th हमारे पास आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो सभी ने सुना होगा। इंटरव्यू में देखिए होता है
Here the teachers try to observe the child's behavior directly and gather information orally. भाई जब भी आप इंटरव्यू, अगर आपने सुना भी होगा, जब आप एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका डायरेक्ट वहाँ पे इंटरेक्शन होता है सामने इंटरव्यूअर से जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो वो इंटरव्यू में ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आपको नॉलेज कितनी है, क्योंकि वो तो आपको एग्ज़ाम से पता चल गया है ना कि आप एग्ज़ाम पास आउट करके आओ तो आपको नॉलेज है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, बातें आपकी किस तरीके की हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो सेम यही टीचर भी ट्राई करता है बच्चों से ओरली जानने की कोशिश करता है कि भाई बच्चों का पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है। तो इसके लिए क्या इंटरव्यू लिया जाता है, तो ये होता है इंटरव्यू। इससे भी इवेल्युएशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं ओरली बच्चों का। ज़्यादा इसमें तो कुछ नहीं है, इंटरव्यू में इतना ही बस इनफ है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा अच्छे से सुनना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? इट इज़ लाइक अ शॉर्ट स्टोरी दैट एजुकेटर्स यूज टू रिकॉर्ड अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट दैट दे हैव ऑब्जर्व्ड। ये एक छोटी स्टोरी होती है, आपको ऐसे नहीं भी बहुत लंबा चौड़ा लिख देना है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, मान लीजिए एक पेपर इस तरीके का है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर डेट लिखी है, मान लीजिए आज की डेट है, ठीक है, 24। 24 लिख के यहाँ पे ये लिख दिया जाता है कि बच्चे ने यहाँ पे क्या इंसिडेंट करा है, कि बच्चे ने अपना जो पीयर ग्रुप था उसमें किसी के साथ लड़ाई कर ली, किसी को मारपीट कर ली। तो यहाँ पे बस एक लाइन में वो चीज़ लिख दी जाती है, मतलब पर्टिकुलर डेट वाइज रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चे का। या मान लीजिए अगली किसी तारीख में बच्चे ने स्कूल की कोई चीज़ तोड़ दी मान लीजिए, तो वहाँ पे बस ये लिख दिया जाएगा तारीख, यहाँ पे डेट लिख दी जाएगी और यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि उसने क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं बच्चों के बारे में। एक छोटी स्टोरी होती है और एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट होता है कि कब हुआ है और बच्चे ने ये किया है। तो ये चीज़ें रखी जाती हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। बहुत छोटा होता है ये, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, जितना एक्यूरेट हो सके उतना ही एक्यूरेट होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। बिकॉज एक लाइन में आपको बहुत चीज़ें एक ही लाइन में बता दी जाती है। एक्यूरेट इसलिए होता है बिल्कुल क्योंकि डेट टू डेट आपका रखा जाता है डाटा कि भाई आपने इस दिन ये काम किया था, तो वो एक्यूरेट है बिल्कुल। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। द नेक्स्ट इज़ पोर्टफोलियो एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। इसे अच्छे से सुनना। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ academic वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल प्रूफ्स assembled for the purpose of evaluating coursework, quality, learning progress and academic achievement। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है? कलेक्शन होता है पूरा बच्चे का। मतलब बच्चे ने अगर नर्सरी से उस स्कूल में पढ़ रहा है तो नर्सरी से लेके जब तक वो जिस क्लास में है उस क्लास का सारा डाटा जो है वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पोर्टफोलियो एक फाइल भी हो सकती है, आप पेन ड्राइव में भी ऐसा रख सकते हो रिकॉर्ड बच्चे का। तो जो वो पूरा एकेडमिक वर्क का रिकॉर्ड या दूसरी चीज़ें जितनी भी परफॉर्मेंस वगैरह बच्चे ने जो भी किया है स्कूल में, वो सारा डाटा जो उसका बेसिक डाटा होता है बच्चे का, वो जो आप रिकॉर्ड करके रखते हो। जब लास्ट में मान लीजिए आपको देखना है बच्चों के बारे में, ठीक है, कि हमारी क्लास में 15 बच्चे हैं, तो वो कौन कौन से बच्चों का कैसा कैसा बिहेवियर है, कैसा कैसा प्रोग्रेस रही है स्टार्टिंग से, तो आप उनका पोर्टफोलियो यानी आप उनकी फ़ाइल लेके आओगे, उनकी फ़ाइल में सारा डाटा होगा। उस फाइल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी लर्निंग प्रोसेस कैसी है, इसने स्टार्टिंग से कैसे प्रोग्रेस रखी है, कि इसने अपने जो लर्निंग वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया है, मार्क्स कम आए हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, कब किया, क्या कहाँ नहीं किया। तो ये सारा डाटा आप पोर्टफोलियो से देख सकते हैं बच्चे का और आपको पता चल जाता है फिर इस सारे डाटे से कि आप इवेलुएट कर पाते हो फिर बच्चों को कि ये अच्छा बच्चा है, इसने काफ़ी अच्छा अपने जो आप कह लीजिए एकेडमिक वर्क है उसमें काफ़ी अचीवमेंट ली हुई है। तो ये एक डाटा होता है, एक तरीके से बच्चे का पूरा डाटा इसमें रखा जाता है स्टार्टिंग से। तो ये होता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो के थ्रू हम अलग अलग बच्चे का आसानी से जो कर सकते हैं डाटा रख सकते हैं और आसानी से हम अलग अलग बच्चे को इवेलुएट कर सकते हैं पोर्टफोलियो के माध्यम से। तो पोर्टफोलियो जो होती है वो काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है। किसी भी बच्चे का अगर हमें प्रोग्रेस जाननी है तो हम पोर्टफोलियो को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कलेक्शन होता है बच्चे के डाटा का, वर्क का, एक एकेडमिक वर्क का।
तो सेवेंथ हमारा ये लास्ट थी टेक्निक पोर्टफोलियो। अब हमारा चैप्टर इतना ही था, मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमें सीसी के बारे में पढ़ना है और हमें टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आती हैं हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द टू एरियाज ऑफ CCER। CCE यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के दो एरियाज क्या होती हैं। सो मैंने आपको बताया था कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक, क्योंकि जो हम कोलेस्टिक यानी जो एकेडमिक चीज़ें होती है बच्चे की वो हम वहाँ पे देखते हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है हम CCE में वो भी चेक करते हैं। सो यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सभी को पता ही होगा, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड। The next question is which of the following is incorrect in the context of evaluation। मतलब जो नीचे लिखे गए चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा गलत है इवैल्यूएशन के मामले में। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और टेस्ट। मतलब ये आपके जो इंस्ट्रक्शन और टेस्ट वगैरह के रिजल्ट वगैरह होते हैं इसको कंपेयर करता है कि भाई क्या आपने इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या उसका रिजल्ट रहा। या फिर इट रेफर्स टू एक्सटेंड टू विच द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड, कि भाई आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो कितने अचीव किए हैं, ये इस चीज़ को रेफर करता है। या फिर जो इवैल्यूएशन और मेजरमेंट है उसका मतलब सेम होता है। या ये इट रिक्वायर कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग द ग्रोथ और प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। ये रिक्वायर क्या करता है कि आप जो एविडेंस को कलेक्ट करो जो बच्चे के ग्रोथ और प्रोग्रेस को दिखाती हो, ऐसे एविडेंस। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से दिख गया होगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर थर्ड। भाई थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है कि जो इवैल्यूएशन और मेजरमेंट है उसका मतलब सेम नहीं होता है। मेजरमेंट तो सिर्फ हमारा क्वांटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी बच्चे ने कितनी मार्क्स अर्जित करे, कितना उसकी क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी को मेज़र करता है, यानी इसको हिंदी में मापक बोलते हैं, यानी जो नंबरों से रिलेटेड होता है। लेकिन इवैल्यूएशन में आपके दोनों चीज़ें आती हैं, इवैल्यूएशन में आपका मेजरमेंट भी आता है और आपका असेसमेंट भी आता है। तो मैंने आपको बोला था कि मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों से जो चीज़ें निकल के आती हैं उससे हम बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता, हमें इसमें इनकरेक्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना था, तो थर्ड वाला ही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। Question number third is comprehensive evaluation in teaching is a concept that focus on। भाई जो comprehensive evaluation किया जाता है टीचिंग में वो किस चीज़ पे फोकस करता है, बच्चे की कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ पर करता है, नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर, साइकोमोटर एबिलिटीज़ पर, या पूरे एंटायर रेंज पर कि भाई उसने पूरी अपनी होल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट में। मतलब स्कूल एनवायरनमेंट में रह के आप बच्चे के एक्सपीरियंस को पूरा जो है वो कवर अप यहाँ पर कर रही हो। सो मैंने आपको बोला था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होता है वो बच्चे की हर एक चीज़ को देखता है, और ये पूरा का पूरा कैसा होता है, स्कूल बेस्ड होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्कूल से बाहर जाके हमें इवैल्यूएट नहीं करना है बच्चे को, स्कूल में ही रह के इवैल्यूएट करना है और उसके हर एक एस्पेक्ट को देखना है। सो इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि हमें हर एक एंटायर रेंज पूरा हर एक चीज़ देखनी है बच्चे के एक्सपीरियंस को स्कूल के एनवायरनमेंट में ही रहकर। तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन फोर्थ। Question number fourth is assessment of writing skills cannot be done by initiative learners too। जो मतलब अगर हम बच्चे की राइटिंग स्किल का आकलन कर रहे हैं तो इनमें से हम किस चीज़ को स्टार्टिंग में नहीं लेंगे, कैन नॉट बी डन बाय इनिशिएटिव नहीं है, इनवाइटिंग है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना गाइस, इनवाइटिंग है ये, कैन नॉट बी डन बाय इनवाइटिंग लर्नर्स टू। तो अरेंज जम्बल्ड वर्ड्स को, यानी जब हम जम्बल्ड वर्ड को अरेंज करने के लिए कहते हैं, वो कैसे होते हैं जम्बल्ड वर्ड्स, आपने देखे भी होंगे, जैसे शी इज़ नैना अगर हमें लिखना है तो हम पहले नैना लिख देंगे, फिर शी और फिर इज़ लिख देंगे। तो इसको अरेंज करके लिखना होता है बच्चे को। या फिर कोई राइटिंग पोएम बच्चे को लिखने के लिए बोली जा रही है, या प्ले लिखने के लिए बोला जा रहा है, या पिक्चर कंपोजिशन यानी पिक्चर को देख के बच्चे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, या फिर टेकिंग डिक्टेशन। देखिए तो डिक्टेशन से तो इतना ज़्यादा आकलन नहीं होगा राइटिंग स्किल का, लेकिन
जब आप बच्चे को पोएम लिखने के लिए कह रहे हो या पिक्चर कंपोजिशन के लिए कह रहे हो, तो वहाँ पे आप बच्चे की राइटिंग स्किल को जज करोगे कि उनकी राइटिंग स्किल किस तरीके की है, वो किस तरीके का लिख रहे हैं। जंबल वर्ड्स को अरेंज करने में भी उनकी राइटिंग स्किल ही काम आएगी, किस तरीके से वो वर्ड्स को समझ रहे हैं और किस तरीके से उसे अरेंज करके लिख रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, बट इसमें ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि हमें कैन नॉट बी डन पूछा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसे सही कर लेना गाइस, ये इनिशिएटिव नहीं है, इनवाइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू एक्सेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर इज। भाई अगर हमें किसी लर्नर की वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड यानी उसका बिहेवियर एक तरीके से को इवेलुएट करना है, तो सबसे अच्छा इफेक्टिव टूल कौन सा होगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट पे ही हम, अगर बच्चे ने कुछ इंसिडेंट किया होता है तो वो लिखा होता है, तो यहाँ पे इतना अच्छा इफेक्टिव टूल ये नहीं है। यूनिट टेस्ट नहीं होगा क्योंकि यूनिट टेस्ट से हमें सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा, सिर्फ ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने अच्छा इस चैप्टर को इतना पढ़ा है तो उसके इतने नंबर आ गए। समेटिव टेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये तो लास्ट में लिए जाते हैं, एंड में। ये सिर्फ बच्चे के मार्क्स बताएंगे और यहाँ से कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जो पोर्टफोलियो है उसमें पूरा बच्चे का डाटा होता है कि उसने ओवरऑल अपनी पूरा जो जर्नी है उसकी स्कूल लाइफ वो कैसी है, सारा डाटा इसमें होता है। तो ये सबसे अच्छा इफेक्टिव टूल होगा। तो 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ टीचर डिवाइडेड हर क्लास इनटू पेयर्स टू एक्सचेंज देयर नोटबुक्स। भाई टीचर ने अपने क्लास में बच्चों को क्या किया, पेयर्स में पहले तो डिवाइड कर लिया कि 3-3 का पेयर बना लो और अपनी नोटबुक्स एक्सचेंज करो, या 2-2 का पेयर बनाते हैं। चलो ठीक है, पहले तो एक्सचेंज, मान लीजिए 2 बच्चे ये हैं, 2 बच्चे ये हैं, तो इनका एक पेयर बनाते हैं, इनका एक पेयर बनाते हैं। इससे बोला कि इसको नोटबुक दो अपनी, इसको बोला इसको नोटबुक दो, ऐसे क्लास में बच्चों का पेयर बन गया। और बोला कि आपको करेक्शन करनी है, जैसा जैसा टीचर बोल रहा है ऐसा ऐसा आप बच्चों की नोटबुक लो, चेक करो और करेक्ट करो। तो वो ऐसा क्यों करवाना चाह रही है? वो करेक्शन करवाना चाह रही है नॉर्मली, या कोई ग्रुप असेसमेंट दे दिया उन्होंने, या खाली असेसमेंट उनका आकलन कर रही है, या पीयर असेसमेंट हो गया? तो देखिए, जब क्लास में बच्चों को पेयर बनाए जा रहे हैं, तो पेयर कैसे बनाए जा रहे हैं? अपने साथ वालों के साथ पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब वो उनको पीयर असेसमेंट दे रही है, यानी साथ में ही आपको ये करना सिखा रही है कि आप एक दूसरे का आकलन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इससे बच्चे के अंदर एक तो क्या होता है भी, जब हम ही हैं अपने, हमसे कोई कहेगा कि आपको अपने जो क्लासमेट है उसकी कॉपी चेक करनी है, तो हम बहुत अच्छे से चेक करेंगे। उससे क्या होगा, हमें गलतियों का पता चलेगा, दूसरे की गलतियों का पता चलेगा, फिर खुद भी अपनी गलतियों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। तो वो पीयर असेसमेंट क्लास में करवाना चाह रही है, इसलिए उसने ये सारी जो अरेंजमेंट है बच्चों की इस तरीके से की है। सो 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप हमें से ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लग रही है, आपको कैसा मेथड लग रहा है मेरा टीचिंग करने का। सो गाइस, वीडियो तो आज हमारी कंप्लीट होती है, पूरा हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब ये जो चैप्टर था इवैल्यूएशन, असेसमेंट और एंड मेजरमेंट का, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। Thank you, goodbye, take care and keep learning, keep share. Thank you.